नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे रामसर सम्मेलन और भारत की प्रमुख रामसर साइट्स। तो हम जानते हैं रामसर सम्मेलन क्या है। रामसर जो सम्मेलन है, रामसर कन्वेंशन है, यह ईरान के रामसर शहर में हुआ था और ये जो कन्वेंशन हुआ था यह 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अब इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड्स होती है, उनके संरक्षण के लिए कई देशों के द्वारा इस जो कन्वेंशन था इसमें एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। उस पर इस उपस्थित जितने भी देश थे उन देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो ये रामसर सम्मेलन हुआ था, इसमें जो ट्रीटी हुई थी उसमें भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 1 फरवरी 1982 को। ये जो कन्वेंशन हुआ था रामसर, ये 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये जो ट्रीटी है ये एक अंतर सरकारी संधि है, यानी कि इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है। अब इस संधि का उद्देश्य क्या है? यह संधि जो है इसमें आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि से जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, साथ ही इस आर्द्रभूमि का बुद्धिमान उपयोग करना। उसके अलावा जो आर्द्रभूमि है उसके लिए राष्ट्र क्या कार्रवाई करता है, क्या उसके लिए प्लान बनाता है, साथ ही आर्द्रभूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के द्वारा सहयोग करना। तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना या उसके लिए एक आउटलाइन इस ट्रीटी के द्वारा तैयार की गई। जो इसमें शामिल जितने भी देश हैं, जिन देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनके लिए आउटलाइन या एक रूपरेखा तैयार की गई थी। अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने देखा था, इस ट्रीटी में जिक्र किया था कि बुद्धिमान उपयोग क्या होता है। तो बुद्धिमान उपयोग के बारे में हम जानते हैं। बुद्धिमान उपयोग से मतलब होता है वाइज यूज। वाइज यूज का मतलब यह है कि जो आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड्स होती है, उनका उपयोग इस तरह किया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि आर्द्रभूमि से अभी हमने देखा उससे कई सारे संसाधन जुड़े होते हैं, पर्यावरण को लेकर वन भी होते हैं, कई सारे वन्य जीव होते हैं। तो उनका जो है या उसमें जो भी संसाधन है उनका इस तरह से प्रयोग किया जाए कि आर्द्रभूमि है उसमें सतत विकास को ध्यान में रखा जाए कि उसमें जो भी उपयोग किया जा रहा है उसका पर्यावरण पर कोई नुकसान ना पड़े, यानी कि जो आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और इस बुद्धिमान उपयोग से इस संधि के द्वारा जिक्र किया गया था कि आर्द्रभूमि के लिए कोई भी देश है वो अपने स्तर पर इनके संरक्षण के लिए कानून बनाए, कोई एक संस्था बनाए जो इसको देखें, साथ ही राष्ट्र इनके लिए अलग अलग नीतियां बनाए जिससे क्या हो सके, इन आर्द्रभूमियों का संरक्षण हो सके, इनका कोई दुरुपयोग नहीं हो, जिससे ये नष्ट ना हो। और साथ ही इसमें जो वाइज यूज है इसमें शामिल है कि जितने भी वेटलैंड्स होती है उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही उन पर रिसर्च किया जाए, उनको संरक्षण के लिए कि वो नष्ट ना हो, वो उन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा या मानवीय हस्तक्षेप से या प्रकृति से कोई इस तरह का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है कि जिसकी वजह से वो नष्ट हो रहे हों। तो उन पर क्या की जाए, निगरानी की जाए और समय समय पर रिसर्च किया जाए। साथ ही इसमें शामिल लोगों को ट्रेनिंग किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, यानी शिक्षा दी जाए कि आर्द्रभूमि क्या होती है और आर्द्रभूमि का पर्यावरण में रहना क्यों ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए वेटलैंड्स का होना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्या हो, लोगों को शिक्षित किया जाए। साथ ही क्या हो, जन जागरूकता लाई जाए, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, कि वेटलैंड्स क्या है, इसका क्यों उपयोग है। तो ये हमने जाना बुद्धिमान उपयोग क्या है, वाइज यूज क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रीटी है या ये जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन में एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का भी जिक्र किया गया था। अब हम जानते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या होता है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, वेटलैंड्स है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। उनके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता है और उस रजिस्टर में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब ये जो इसमें जो भी शामिल होती है वेटलैंड्स, तो उस वेटलैंड्स कौन सी वेटलैंड्स है जिसको इसमें शामिल करना है, ये तय करता है कॉन्फ्रेंस ऑफ
द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, ये क्या करती है, उसका अनुमोदन करती है और उसी के आधार पर उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है। अब किस वेटलैंड्स को इसमें शामिल करना है, किसका यह अनुमोदन करेगी, तो जो वेटलैंड्स होती है उसमें तकनीकी विकास के कारण कोई नुकसान हुआ हो, या उसमें प्रदूषण फैला हो, या कोई मानवीय हस्तक्षेप उसमें हुआ हो, तो इन सब से क्या होता है कि आर्द्र भूमि पर जो वेटलैंड्स होती हैं उन पे जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है या उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमि 2 वेटलैंड्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। एक तो है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केवला देवी नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। दूसरी है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो 2 ऐसे स्थल है भारत के, 2 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं वेटलैंड्स क्या होती है। हमने देखा कि ये जो कन्वेंशन था, इस कन्वेंशन का जो उद्देश्य था वो था वेटलैंड्स का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो हम जानेंगे आर्द्र भूमि क्या होती है। तो आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ की जो पारितंत्र है उसका बड़ा हिस्सा या तो स्थायी रूप से प्रतिवर्ष या किसी मौसम में जल से डूबा रहता है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में नमी बनी रहती है, और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जलीय पौधे बहुत अधिक रहते हैं। यानी कि जो जल से घिरा हुआ जो भाग होता है जहाँ की मिट्टी नम होती है, ऐसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा आर्द्र भूमि क्या होती है। अब आर्द्र भूमि का महत्व की हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड। आर्द्र भूमि का महत्व क्या है, हम जानेंगे कि आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आर्द्र भूमि जो होती है उसका एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि यह किडनीज ऑफ द लैंडस्केप का काम करती है, यानी भूदृश्य के गुर्दे के रूप में काम करती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो मानव शरीर होता है उसमें किडनी का कार्य क्या होता है कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर करने का कार्य ये किडनी करती है, जिससे क्या होता है कि रक्त शुद्ध होता है, ब्लड प्योर होता है। ठीक उसी तरह जो वेटलैंड्स होती है, वेटलैंड भी जल को शुद्ध करने का कार्य करती है। जल को शुद्ध करने का कार्य कैसे करती है कि जल में जितने भी प्रदूषणकारी तत्व मिल जाते हैं उनको ये क्या करती है कि एक नीचे स्थान पर जमा देती है, और जो शुद्ध रक्त शुद्ध जो जल होता है वो जल क्या होता है कि ऊपर बहकर चला जाता है। और हम देखें कि जल को नीचे धरती के अंदर उसको अवशोषित भी हो जाता है, ठीक है, शुद्ध जल उसके अंदर अवशोषित होता है। तो इसी तरह ये इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप बोला जाता है, क्योंकि ये जल को शुद्ध करने का कार्य यह करती है आर्द्र भूमि। अब हम बात करते हैं और क्या महत्व है इसका। ये कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में भी वृद्धि करती है। कार्बन का अवशोषण कैसे, जैसे कि हमने देखा था कि हमने बात करी थी कि इसमें कई सारे जलीय पौधे होते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि पानी भी क्या करता है कि जो कार्बन होते हैं उन कार्बन का अवशोषण का कार्य करता है। तो जो कार्बन इमिशंस की हम बात करते हैं कि कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कार्बन को एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है, अवशोषण करना भी ज़रूरी है। तो कार्बन का अवशोषण करने का कार्य ये करते हैं, क्योंकि पौधे की अधिकता यहाँ पर होती है, साथ ही जल भी कार्बन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि भू लेवल स्तर में भी वृद्धि करते हैं, यानी भूजल स्तर में भी वृद्धि करते हैं, वाटर लेवल को भी ये बढ़ाते हैं। अब वाटर लेवल को कैसे बढ़ाते हैं कि जो जल होता है उस जल को क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भूजल स्तर है वो भूजल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इनमें पानी भरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो पानी नीचे अवशोषित होता है और उससे क्या होता है कि वाटर लेवल बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। जो वेटलैंड्स होते हैं इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विस्तृत फूड जाल या फूड वेब्स
का ये निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि फूड जाल से जो है एक दूसरे के फूड के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक जाल का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ का भी एक इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें कई जीव एक दूसरे से अंतर संबंध बनाए कर रखते हैं। तो क्या होता है, वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या बायोलॉजिकल एक सुपरमार्केट भी होता है जिसमें फूड वेब्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं और क्या इसका महत्व है। तो इसमें जो है कई सारी उपयोगी वनस्पतियाँ और साथ ही औषधीय पौधों का उत्पादन में भी ये सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, यानी प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और कई सारी औषधियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है जो औषधीय कोई रोगों के निवारण में औषधीय रूप में ये काम आती है। ठीक है, उनके निवारण के रूप में ये काम आती है। तो कई सारे औषधीय पौधे भी इसमें मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह बाढ़ के दौरान जल का अवशोषण भी करती है। अब बाढ़ के दौरान जल का अवशोषण कैसे करती है कि हम देखते हैं, आप देखोगे कि जो आवास हैं, किसी भूमि पर आप देखिए कि आवास बने हुए हैं, और उन आवासों से पहले अगर कोई मान के चलिए जलीय क्षेत्र है, कोई गहरा क्षेत्र है जिसमें जल भरा रहता है, भूमि का नीचे का क्षेत्र हम देखते हैं, तो क्या होगा, कोई भी पानी जब बहकर आएगा तो वो पानी क्या होगा, उस गड्ढे में या जो वो क्षेत्र बना होगा उस क्षेत्र में जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इस वजह से जो आवास बने थे वो आवास नहीं डूब पाएंगे। तो ऐसी तरह से जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ भी क्या होती है कि पानी इन तालाबों में या इन झीलों वगैरह इनमें ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो आवास होते हैं उन डूबने का खतरा कम रहता है। तो ये क्या करते हैं कि बाढ़ के दौरान भी जल को अवशोषण करते हैं, और इस तरह से जो बाढ़ आती है तो जो आवास वगैरह जलमग्न होते हैं उनसे भी ये बचाते हैं। और फिर जब उनमें पानी भरा रहेगा तो पानी क्या होगा, नीचे अवशोषित होता चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये लोगों की आजीविका भी इन पर निर्भर रहती है। अब लोगों की आजीविका कैसे निर्भर रहती है, हम जानते हैं कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर कई सारे प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स के साथ ही कई सारे औषधीय पौधे भी होते हैं। तो औषधीय पौधों पर और प्लांट्स पर, और हम देखें कि इनमें जल भरा रहता है इस भूमि पर। तो जो गहन सिंचाई वाली कृषि होती है जिसमें हम बात करते हैं, जैसे कि धान हम ले लेते हैं, तो गहन सिंचाई वाली जो कृषि होती है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये क्या, इन पर लोगों की आजीविका भी जुड़ी रहती है। उसके अलावा मछली पालन भी यहाँ पर किया जाता है। तो लोगों की आजीविका के लिए भी इसका एक इम्पोर्टेंस होता है। तो ये हमने जाना कि आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख रामसर साइट्स। भारत की प्रमुख रामसर साइट्स क्या है, और जो आर्द्र भूमि की हमने बात करी थी, तो भारत की कौन कौन सी आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स जो है जो रामसर साइट में शामिल है। क्योंकि रामसर साइट में ट्रीटी हुई थी, भारत ने हस्ताक्षर किया था, तो भारत की भी जो कई वेटलैंड्स हैं उनको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। क्योंकि रामसर साइट में अगर कोई भी वेटलैंड शामिल होती है तो फिर उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो जाती है। तो उनका संरक्षण करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि क्या हो कि किसी प्रकार के प्रभाव से, चाहे मानवीय हस्तक्षेप हो या प्रकृति के द्वारा उनसे उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो नष्ट ना हो। चलिए, तो हम बात करते हैं भारत की प्रमुख रामसर साइट्स, मेजर रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख रामसर साइट्स। तो भारत की प्रमुख रामसर साइट्स में हम देखेंगे, सबसे पहली हम बात करेंगे, जो पहली रामसर साइट है वो है ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव तक है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दूसरी जो रामसर साइट है, यानी कि जो आर्द्र भूमि वेटलैंड है जो कि रामसर साइट में शामिल है, वो है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश में है। तीसरी रामसर साइट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। चौथी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। पांचवी है समन पक्षी अभ्यारण्य, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। छठवीं है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश में है।
7वीं साइट है सरसई नावर झील जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में है। 8वीं है सूर सरोवर झील जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये तो हमने देखी यूपी की, और भी कुछ यूपी की हैं जो रामसर साइट में शामिल है, क्योंकि रामसर साइट में यूपी की वेटलैंड्स या यूपी के स्थली सबसे ज़्यादा शामिल हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं जो साइट है वो है हरीके झील जो कि पंजाब में है। और हम बात करते हैं 10वीं की। 10वीं है रोपड़, जो रोपड़ जो है वो है पंजाब में। हम बात करते हैं 11वीं है कंजली झील जो कि कहाँ है, पंजाब में। उसके बाद हम देखते हैं 12वीं जो रामसर साइट है वो है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो कि कहाँ है, पंजाब में। अब हम बात करते हैं 13वीं, वह है व्यास संरक्षण रिजर्व जो कहाँ है, पंजाब में। अब हम बात करते हैं 14वीं जो है वुल्लर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर हम बात करते हैं 15वीं रामसर साइट कौन सी है, होकेरा जो कि कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। फिर हम बात करते हैं 16वीं है सोरिनसर और मानसर झील जो कि कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। फिर हम बात करते हैं 17वीं त्योसो मोरिरी जो कि कहाँ है, लद्दाख में। फिर हम बात करते हैं 18वीं चंदेरटल जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं 19वीं रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगली है 20वीं कौन सी है, पोंग बांध झील जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं 21वीं रामसर साइट जो कि कहाँ है, कबरतल बिहार में। फिर हम बात करते हैं 22वीं कौन सी है, सांबर झील जो कि कहाँ है, राजस्थान में। अब हम बात करते हैं 23वीं जो स्थल है, 23वां जो साइट है वो कौन सा है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, राजस्थान में। और अभी हमने देखा था कि जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं 24वां जो साइट है वो है भोज जो कि कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं 25वीं जो साइट है वो है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, गुजरात में। फिर हम बात करते हैं 26वीं जो साइट है वो है त्योसो कर लेक, ये कहाँ है, लद्दाख में। फिर हम बात करते हैं 27वीं है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, रूपनगर पंजाब में। फिर हम बात करते हैं 28वीं है सुंदरवन डेल्टा जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। फिर हम बात करते हैं 29वीं है पूर्व कोलकाता वेटलैंड्स जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। फिर हम बात करते हैं 30वीं साइट जो है दीपोर बिल, और ये कहाँ है, असम में। अब हम बात करते हैं 31वीं है लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 32वीं जो साइट है वो है रुद्र सागर जो कि त्रिपुरा में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 33वीं है नंदूर मद्देश्वर, या इसको बोलते हैं नंदूर मदमेश्वर जो कि कहाँ है, नासिक और महाराष्ट्र में, अब हम बात करते हैं 34वीं जो साइट है वो है लोनार झील जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर हम बात करते हैं 35वीं है भितरकणिका मैंग्रोव जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। 36वीं जो साइट है वह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। 37वीं साइट है सस्तम कोट्टा झील जो कि केरल में स्थित है। 38वीं है अस्टिट मुड़ी वेटलैंड जो कि केरल में स्थित है। 39वीं है वेम्बनाड कोल जो भी केरल में स्थित है। फिर है 40वीं साइट जो है पॉइंट केलीमेरे और पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करते हैं 41वीं जो साइट है वह है भिंडावासा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में स्थित है।
42वीं साइट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में स्थित है। 43वीं साइट है थोल जीव वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। 44वीं है वाधवाना वेटलैंड जो कि गुजरात में स्थित है। 45वीं है हैदरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 46वीं साइट है कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 47वीं साइट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि 2022 में जो हमने अभी पढ़ा था कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर ही ये जो भारत की 2 साइट हैं या भारत के 2 वेटलैंड्स हैं आर्द्रभूमि हैं उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो 2 कौन कौन सी है जिनके बारे में हम देखते हैं। तो वो है पहला जो है वो है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, और 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया था, 2 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था, जिसमें पहली कौन सी है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, और दूसरी कौन सी है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह हम देखेंगे कि भारत में जो रामसर साइट है, रामसर साइटों की संख्या वर्तमान में हो जाती है 49 यानी कि 49। अब हम देखेंगे जिस तरह से हमने रामसर साइट्स के बारे में देखा था, तो रामसर साइट्स को आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो कि जो कौन सी झील कहाँ है। वैसे हमने देख ही लिया था कि किस राज्य में कौन सी झील है, आप उसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। जैसे कि आप ऊपर देखोगे, वुलर झील बनी हुई है, होकेरा वेटलैंड्स बना हुआ है, पोंग डैम हमने पढ़ा था, कांजी हमने पढ़ा था, हरिके हमने पढ़ा था। तो ये आप मैप के माध्यम से इनकी स्थिति भी आप देख सकते हो किस राज्य में कहाँ है। वैसे हमने राज्य से पढ़ भी लिया था कि कौन सी किस राज्य में, तो मैप के द्वारा भी आप इसको देख सकते हो। इसी के साथ हमारे टॉपिक को समाप्त करते हुए हम हमारे टॉपिक को एक सुविचार के साथ समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति समस्या से ज़्यादा ताकतवर होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।